एक परिवार में कर कत्ल हो जाते हैं। करने वालों में एक माँ होती है, दो बेटियां होती है और एक बेटा होता है। इसे कत्ल में बहुत ही क्रूर तरीके से कातिल ने अपने काम को अंजाम दिया था। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, तो पड़ताल करते करते पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। उसे डायरी के अंदर लिखा हुआ था कि हमारे साथ पहले बार जो सेक्स किया था उसमें कितना अच्छा लगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। उसे लड़की ने हर एक पहलू को उसे डायरी के अंदर नोट किया था। घंटे बीत जाते हैं, महीना बीत जाते हैं। लगभग 11 महीने के बाद कातिल पुलिस को मिलती है, लेकिन कातिल जी तरह से अपनी बड़े में बताता है। उसको सुनने के बाद न केवल उसे जिले के लोग बल्कि पूरे प्रदेश के लोग सुन रह जाते हैं, सोने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इतना कैसे हो सकता है। दरअसल उसे व्यक्ति ने एक दो नहीं 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। सो के बाद वो गिनती भूल जाता है। कहता है कि गिनती याद रखना की कोई जरूर ही नहीं थी। पुलिस उसके संबंध में और भी जांच करती है। वह जाति से ब्राह्मण जरूर होता है, लेकिन मुसलमानों की तरह उसने खतना कराया था ताकि ज्यादा डर तक संबंध बना सके। कुछ ऐसा ही साइको प्रवृत्ति का वो कातिल था। और जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पुलिस को फिर पुरस्कार की घोषणा की जाती है कि वाकई ये बहुत ही शानदार तरीके से इसकी जांच पड़ताल की गई है। आज की कहानी इन्हीं कत्ल की है, जिसको सुनने के बाद शायद आप भी सुन रह जाएंगे। आधार नमस्कार, सात श्री काल में उस्मान सैफी आज की जो सच्ची घटना आपको सुनने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर और इसी का थाना लगता शाहपुर। शाहपुर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है जरना ओला। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक फौजी जो सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर है, वह अपनी पत्नी को लगातार फोन कर रहा था, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी उसकी पत्नी से संपर्क नहीं हो कर रहा था। लगभग 48 घंटे कर सकते हैं, नंबर स्विच ऑफ था। तब जाकर उसे लगता है कि कहानी ना कहानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपने साले को फोन करता है, साली से कहता है कि जाकर देखना कि आखिरकार क्या बात है, तुम्हारी बहन बात नहीं करना चाहती है या फिर उसने अपना कुछ और दिक्कत परेशानी है। वो कहता है, जीजा जी मैं किसी काम से बाहर गया हूँ, वापस आऊँगा, तुरंत जाकर मैं बात करूँगा, थोड़ा लेट हो जाएगा इसलिए सुबह जाऊँगा। पहले बार फ़ोन की जो शुरुआत होती है वह 30 तारीख से होती है और 31 जुलाई 2015 की सुबह 7:40 के आसपास उसका साला जब पहुँचता है तो दरवाजे को देखकर वो चकित रह जाता है। दरअसल दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। यहाँ से कोई जाता था तो काके जाता था, आसपास के रिश्तेदारों में जहाँ भी थे वहाँ फोन किया, लेकिन फोन करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि 2-3 दिन से इनका कोई आता पता नहीं है। तभी वो लड़का खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र जब पहुंचती है तो वह देखकर घबरा जाता है। दरअसल उसकी बहन की लाश पड़ी हुई थी और वो खून से बुरी तरह से लालपति जो उसे खिड़की से झांक कर देखा है तो वहां से दिखाई दे जाते हैं। फिर उसके बाद वो जोर जोर से चखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब शोर सुनने के बाद वहां आसपास के जितने भी लोग होते हैं सब लोगों का जमघाट गजाता है देखने के लिए आखिरकार क्या बात है। तभी शाहपुर पुलिस भी मौके पर आई है। शाहपुर पुलिस के साथ साथ अधिकारी भी जाते हैं। अब चाहे वो एसपी साहब हो या उच्च अधिकारी हो, तमाम ऑफिसर मौके पर आते हैं। ताला तुड़वाया जाता है और ताला तुड़वाने के बाद जब देखा जाता है तो घर के आंगन में ही और जी कैमरा है।
थोड़ा फासले से उसे कमरे के पास ताकत पर उसकी बहन की लाश पड़ी हुई थी। फौजी की पत्नी पड़ी हुई थी जो खून से बुरी तरह से लथपथ थी। पुलिस वाले और दूसरे कमरे की तलाशी करते हैं तो दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं तो उसका जो बेटा है फौजी का, जिसकी उम्र अभी लगभग 10 साल के आसपास होगी, और जो बेटा है वो लगभग 13 साल के आसपास था, वो भी मुंह पड़ा हुआ था, कमरे में बेड पर लेट हुआ था। पुलिस वाले और तलाशी करते हैं तो इसकी 17 साल की बेटी होती है। 17 साल की बेटी सीढ़ियों की एकदम से करीब पड़ी हुई थी। उसकी जो तन पर कपड़े पहने हुए थे वो अस्तव्यस्त हालात में थे। पुलिस ने चुपके से, या जेसीबी भी था, उसे लाशें को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद जो भी अब पहलू आने वाले थे, पुलिस ने कुछ पहलुओं को छुपाना शुरू कर दिया था। एक ही परिवार में एक साथ कर लोगों की हत्या होना की बहुत बड़ी बात होती है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो डॉक्टर की स्पेशल रूप से काम करती है टीम को बुलाया जाता है, पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम से ये खुलासा होता है कि जो 17 साल की बेटी है उसका किसी ने रेप किया है। अब ये रेप वाली बात उसे वक्त छिपाई गई थी। यदि यही बात खुलासा हो जाता तो कर हत्याओं के साथ रेप ये बड़ी बात हो जाती है, इसलिए इस मामले को शुरुआत में दबाया जाता है। पुलिस इस मामले की हड़ताल में जुड़ जाती है। पुलिस पड़ताल शुरू करती है। जो दूध वाला है वह हो चाहे सब्जी वाला हो या मोहल्ले में आसपास में आने वाला कोई व्यक्ति हो या केवल वाला हो, जीजी का इस घर से कनेक्शन था। जो व्यक्ति इस घर में आता था उसे हर एक व्यक्ति के हर एक पहलू पर जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई क्यों नहीं मिलता, कोई सफलता नहीं मिलती। आखिरकार पुलिस परेशान हो जाती है। अब पुलिस को शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जो 17 साल की बेटी है इसका किसी से कहानी ना कहानी कोई अफेयर है, और अफेयर होने की वजह से शायद वैसा हो सकता है कि इस लड़की के पिता ने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने उसे पहलू पर भी जांच कि जब पिता के पहलू पर जांच कर रहे थे तो जी रात ये घटना घटी थी, यानी कि 31 जुलाई की सुबह ये पता चला है, और 29 जुलाई की रात की घटना के अंदर से लगाया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलासा जो होता है तो उसे पता करने की कोशिश कर रहे थे तो उसे फौजी ने सुबह के वक्त लगभग 17 से 18 बार कोशिश की थी बातचीत करने की। वो लगातार फ़ोन कर रहा था, फ़ोन कट जाता था, कभी फ़ोन उठ जाता था। लगभग 35 से 40 मिनट की कल चली थी। यह फ़ोन किसने उठाया था यह भी एक सवाल था, इसलिए पुलिस की वह रडार पर था, घेर में था। पुलिस ने उसे पहलू पर भी जांच पड़ताल करने शुरू कर दी, और जांच पड़ताल करने के बाद ही इसी बीच में उसको लखनऊ लाया जाता है। उसका नार्को टेस्ट करने की कोशिश की जाती है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराया जाता है, लेकिन टेस्ट हो नहीं पता क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट जरूर था लेकिन आरोपी नहीं था, अपराधी नहीं था। उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिल कर रहा था, इसलिए उसको बिना लाइट डिटेक्टर और बिना किसी और जांच पड़ताल की लखनऊ से वापस जाना पड़ता है। इसके बाद पुलिस फिर से इस मलिक जांच करती है। इस लड़की के जिन लोगों से ताल्लुकात थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। पुरुष कोई नहीं था, लड़का कोई नहीं था। लड़की हाई स्कूल की टॉपर थी, उसकी सबसे ज्यादा मार्क्स गए थे। लड़की अगर जिंदा हो तो जरूर कुछ ना कुछ ऑफिसर बनती, ऐसा घर वालों का दावा भी रहा था। अब पुलिस इस जब दोस्त लड़का नहीं है तो दोस्त लड़की तो जरूर होगी, उनकी तलाश पुलिस शुरू कर देती है। अब एक दोस्त का नाम सामने आता है, जो इसकी महिला दोस्त लड़की दोस्ती। पुलिस जब उसके घर पे जाती है तो घर जान के बाद पुलिस को वहां पर एक डायरी मिलती है। उसे डायरी के जब पहले पन्ना खोल जाता है तो उसे लड़की ने अपनी जिंदगी से जुड़े हुए हर एक्सपीरियंस को शेयर कर था। कब उसने किसके साथ कितनी बार संबंध बनाए थे, कौन उसे अपने आंखों से देखा था, कौन उसे प्यार से देखा
था, कौन गुस्से में देखा था, कौन उसके साथ करना चाहता था, क्या करना चाहता था। हर एक पहलू को जब उसने उसे डायरी के अंदर लिखा तो पुलिस की नींद टूट जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यही से कुछ ना कुछ हुआ है। जिन लोगों ने इसके साथ संबंध बनाए हैं, जिन लड़कों ने इसके साथ संबंध बनाए, हो सकता है कि उन्होंने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया हो। हर एक व्यक्ति से हर एक पहलू पर जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन पुलिस को 1 सप्ताह बीतने के बाद भी यहाँ से भी कोई सफलता नहीं मिलती और इस लड़की को फिर छोड़ना पड़ता है। इसी बीच में एक व्यक्ति और आता है। वह कागजों में उसकी उम्र थोड़ी कम होती है, लेकिन वैसे उम्र उसकी थोड़ी सी ज्यादा थी कागजों के मुकाबला, क्योंकि वो एक ऐसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था जहां से पढ़ लिखकर कुछ आगे बढ़ सके। वो आखिर पुलिस को बताता है कि 29 जुलाई की शाम को वो इस परिवार से मिला था, इस फैमिली से मिला था। इस फैमिली से उसने एक चूहेदान दिया था चूहा पकाने के लिए, क्योंकि उसके घर में चूहा अक्सर से परेशान कर रहे थे, तो इसलिए दान जब लेकर गया था तो उसे वापस करने के लिए भी आया था। उसे रात को ठीक तक थे, जिंदा थे। पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ यह हो सकता है कि इसका भी इस घटनाक्रम से कोई ना कोई ताल्लुकात जरूर होगा। पुलिस ने इस पहलू पर भी जांच पड़ताल की। इस पहलू पर जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। 1 सप्ताह का समय बीत चुका था और पुलिस बिल्कुल खाली थी, लेकिन फिर थोड़ा सा बैग चलते हैं। इस घटनाक्रम के दूसरे दिन या 24 घंटे के बाद ही जो फौजी का एटीएम कार्ड होता है, दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरी होती है, बेल्ट वाली फौजी हो चाहे किसी उसका लाइन का हो, पुलिस में हो, तो उनको 2 एटीएम कार्ड इशू कराए जाते हैं। एक एटीएम फौजी को मिलता है और दूसरा एटीएम और लेना चाहे तो अपने परिवार में दे सकते हैं, ताकि फौजी, क्योंकि दूर दूर उसकी पोस्टिंग रहती है, घर में पैसे की जरूर पड़ती है, तो इसलिए वो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। इस घर में जिसने भी हत्या की थी, हत्यारे अपने साथ एटीएम कार्ड ले चले जाते हैं और इस महिला के, इस लड़की के ऊपर जो जेवरात थे उन जेवरात को भी लेकर चले जाते हैं। वह कौन थे? तभी पुलिस को ग्लू मिलता सफलता मिलती है कि ट्रांजैक्शन होती है अलग अलग 3 जगह से, संत कबीर नगर से होती है, बस्ती से होती है, गोरखपुर। इन 3 अलग अलग एटीएम से जो पैसे निकले गए थे, अलग अलग बार में पूरी तरह से एटीएम खाली कर दिया जाता है। दरअसल एटीएम के रैपर पर नंबर लिखा हुआ था, उसका पी कोड लिखा हुआ था, जिसके लिए पासवर्ड लिखा हुआ था, जिसकी वजह से यह एटीएम से पैसे निकाल सकते थे। और यह बात खुद फौजी ने स्वीकार की थी कि मैंने ही खुद नंबर लिख कर दिया था ताकि उन्हें पैसे निकालना में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अब पुलिस ने इस वहां जान के बाद एटीएम कार्ड के जो भी बैंक थे, संबंधित बैंक से सीजी फुटेज लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज लेने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें 2 लोगों के कदघाट ही निकाल के आई है। होलिया निकाल के आता है, चेहरे नहीं निकाल के आते, क्योंकि चेहरों को उन्होंने पूरी तरह से ढाका हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस ने इस करगठी के हर एक व्यक्ति के पास जाकर वह जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फोटोग्राफ्स मिले थे, सबको दिखाना शुरू कर देते हैं। और दिखाने के कई दिन के बाद तब जाकर पुलिस को एक थोड़ी सी सफलता मिलती है कि एक अतुल ओझा और उसका भाई, ये 2 लोगों के जो प्राइम सस्पेक्ट थे, इनके बारे में पता चला है कि इन्होंने ही पैसे निकले हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, पड़ताल करती है, लेकिन पूछताछ पड़ताल के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती और उन्हें पुलिस को छोड़ना पड़ता है। वो चले जाते हैं और जान के बाद फिर इस घटनाक्रम से जुड़े हुए और पहलू में जांच करती है, तो पता चला है कि जरना ओला में इन्होंने हाल ही में अपने मकान बनाया था, जो कि अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। इससे पहले यह नंदा नगर में रहते थे। अब पुलिस नंदा नगर जाती है
इस महिला के मायके से, ससुराल से, या फिर जहां जहां इसका आना जाना था, जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में थी यह लड़की, जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में थी, जिन परिवार से, हर एक पहलू पर पुलिस ने बारीकी से पड़ताल की। तब जाकर नंदा नगर के अंदर पुलिस को एक छोटा सा किलो मिलता है, और वो था एक टेम्पो ड्राइवर का। जो टेम्पो में ड्राइवर है उसका नाम होता है अरुण दीक्षित। से प्यार से लोग बबलू भी कहते हैं, उसे प्यार से लोग महाराज भी कहते हैं, उसे प्यार से लोग बाबा भी कहते हैं। अब अरुण दीक्षित यह कौन है, इससे क्या लिंक है, तभी पता चलते हैं कि यह कभी कब्र इनके घर पर आता था। अब आसपास के लोगों ने इस अरुण दीक्षित के बारे में जो पड़ताल करने की कोशिश की तो किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। दरअसल ये अरुण दीक्षित जो होता है वो सिरसिया एक गांव होता है, दोनों क्षेत्र का, जो कि जिला कुशीनगर में लगता है, वहां का सिरसा का रहने वाला है। इसके बारे में जो पड़ताल करते हैं तो लंबे समय से रहकर ये गोरखपुर में ही टेम्पो चलाया करता था, और इससे महिला के संपर्क में कैसे आया कैसे नहीं आया यही पड़ताल करने की कोशिश की जा रही थी। और इसकी सबसे पहले इस व्यक्ति की लोकेशन मिलती है अयोध्या के अंदर। अयोध्या में रामनवमी का त्योहार चला था, तो रामनवमी के त्योहार पर इसकी पता चला है कि ये वहां पर आया हुआ है। पुलिस वालों ने अपनी टीम गठित करते हैं, और टीम गठित करने के बाद सीधा जब पुलिस गोरखपुर पहुंचती है और वहां जाकर देखते हैं तो लगभग 10 लाख लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ थी। और इस 10 लाख लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ में इस अरुण दीक्षित को तलाशना वाकई पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन पुलिस ने फिर भी अयोध्या में अपनी को मध्य से जब ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो कुछ लोगों ने बताया कि वो हमने देखा था, यहाँ आया था, यहाँ से वो अब चला जाता है। कुछ दिन फिर बीत जाते हैं और तेलंगाना में उसकी एक बार फिर से एक लोकेशन आई है। जाना फिर पुलिस जाती है और वहाँ हफ्ते 10 दिन रुकती है, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। पुलिस वहाँ से भी वापस लौट कर आई है। इसके बाद फिर एक बार और इसकी लोकेशन मिलती है हरियाणा में। पुलिस हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इस तरह से लगातार पुलिस जा रही थी। और एक दिन पुलिस बताती है कि जब जांच पड़ताल कर रहे थे इसके परिवार, यह इसकी लिंकअप में जितनी भी लोग थे, उन लोगों के जब सर्वेलांस पे नंबर लगाए गए, अलग अलग नंबर, तभी एक भाभी से ये बातचीत किया करता था। और यह भोजपुरी भाषा में भाभी से बात करते करते बताता है कि भौजी हम लुधियाना में गए हैं। जब भौजी बात सुनते हैं, लुधियाना में क्या कर रहे हो, कि हमें गार्डन की नौकरी मिल गई है। अब यह गार्डन की नौकरी की बात जब बताता है तो पुलिस लुधियाना भी जाती है। वहां जाकर देखते हैं, पड़ताल करती है, तो पता चला है ये वहां भी नहीं मिलता। अब पुलिस इसकी लाल में थी, कब आएगा इसको नहीं पता था कि पुलिस इसके पीछे इतनी इलाकों में जा रही है, रही है। अभी बिल्कुल बेफिक्रा हो जाता है और अचानक ही फिर गोरखपुर आता है और मुख्य सूचना देता है। पुलिस इसको दबोच लेती है। कब्जे मार चुका था, लेकिन इस बात को बीते हुए लगभग 11 महीने का समय हो जाता है, और समय था जून का महीना सन 2016। घटना हुई थी जुलाई 2015 में। लगभग 11 महीने के बाद जब पुलिस इससे घटनाक्रम के कुलसी की बात करती है तो ये शुरुआत में इधर-उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछा तब उसने चौंकाने वाली बात बताई। दरअसल कहानी शुरू होती है इसकी जब फौजी का परिवार नंदा नगर में कारा के मकान में राहत था, तो एक दिन इस फौजी की पत्नी ने इसे ऑटो ड्राइवर से कहा कि चलो गांव चलते हैं, गांव से गेहूं लेकर आएंगे। गेहूं लाने की बात कर रहे थे। जब गेहूं लेकर रास्ते में रहे थे तब इस ऑटो ड्राइवर यानी कि अरुण दीक्षित को टॉयलेट आता है। टॉयलेट आने के बाद वो कहता है कि भाभी जी बस आप यहाँ बैठना और
मैं टॉयलेट करके अभी ए रहा हूँ। वो टॉयलेट करके वापस जब आता है तो भाभी ने मजाक में बोल दिया कि तुम्हारी चैन खली हुई है और कुछ दिखे रहा है। जब ऐसे ही बोला तभी वो कहता है कि भाभी जी, अगर आपने सचमुच देख लिया तो आप देख के डर जाएंगे, इसलिए ऐसी बात ना करो। यही से इन दोनों की अश्लील बटन से शुरुआत होती है। और अश्लील बटन की शुरुआत में कब ये महिला इससे एक पेड़ इसके प्रति आकर्षित हो जाती है, इस अरुण को पता ही नहीं चला। और एक बार फिर से जंगल में जाते हैं और जंगल में जान के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और जब संबंध बनाते हैं तो यही बात इस महिला को इतनी ज्यादा पसंद आई है कि वो पुरस्कार में 500 का नोट देती है। कहती है कि तुमने जितना मुझे संतुष्ट दी है, खुशी दी है, इतनी संतुष्टि, इतनी खुशी मैंने आपसे पहले कभी नहीं पी। जब जब तुम मेरे पास आओगे तब तब मैं तुम्हें ऐसे ही पुरस्कार देते रहूंगी। बात पुरस्कार देने की थी। वो खुश हो जाता है, घर जाता है, उसके बाद सामान्य जिंदगी जीने लगता है। और जब मौका मिलता था पुरस्कार अपने का उसका मांग करता था, तब उसे फौजी की पत्नी के पास चला जाया करता था, बातचीत करता था। इसी बीच में फौजी की पत्नी ने उसको पास में ही बहुत नजदीकी एक कैमरा में दिलवाया था कारा पे, ताकि उसे आने जान में दिक्कत ना हो। जब बच्चे यहाँ से चले जाया करते थे तब वो अपने घर पे बुला करती थी या फिर उसके कमरे पर चले जाया करती थी। कल मिलकर इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये भी थी, ये फौजी के घर जितनी बार भी आता था, चाहे वो गर्मी का मौसम हो कैसे भी हो, बाइक उसके पास होती नहीं थी। हेलमेट लगा के हमेशा आता था। लोग देखते जुड़े थे कि हाँ, हमने एक आदमी को इस घर के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन उसने हेलमेट लगाया हुआ था। पुलिस इसी बात को लेकर परेशान थी। जब उससे पूछते थे कि तुमने हेलमेट क्यों लगाया, जब पुलिस इससे खुलासा करने की बात कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, तो कहता था कि कोई हमें पहचाना ना, इसलिए हम हेलमेट लगाते थे। यह सब कुछ ठीक चल रहा है। और इसी बीच में धीरे धीरे करके 500 रुपये तो उसको पुरस्कार में लेते ही था, लेकिन उससे कुछ पैसों की जरूर होती है। उधर रुपए ले लेट है, और जब उधर रुपए ले लेट है और कई महीने बीत जाते हैं, तब जाके एक दिन रास्ते भर में इसको टेम्पो वाला मिल जाता है। अरुण दीक्षित महिला को फौजी की पत्नी को वो कहती है कि अरुण, तुम बहुत दिन से पुरस्कार अपने के लिए नहीं आए क्या? बात है भौजी जल्दी मुलाकात करेंगे। वो कहती है कि साथ में याद रखना, तुमने जो हमसे उधर रुपए लिए हैं वो उधर रुपए भी मुझे जल्द से जल्द वापस कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे भैया आने वाले हैं। उन्हें अगर पता चलेगा तो सही नहीं लगेगा। बस ये 2-3 दिन पहले ही बात थी जो मुलाकात हुई थी। ठीक 3 दिन बाद यानी कि 29 जुलाई 2015 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास जैसी वो घर में अंदर प्रवेश कर रहा था, तुरंत ही चुवेदान वाला चूहा दान को लेकर आया था। कहता था कि वह अपना चुवेदन ले लो, और यह उसे टाइम घर के अंदर मौजूद होता है। ये कमरे में जब खाना वन खाता है, खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। घर अभी पूरी तरह से बना हुआ नहीं था, खिड़की दरवाजे पर थे, नहीं अभी खुला हुए थे, तो उन्हें शराब पर्दे से ढक दिया जाता है। और उसके बाद फिर वो इंतजार कर रहा था कि उसकी भाभी आएंगे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। शुभ रात भर वह अपने इस कमरे में एक अंडरवियर पहन के पूरा बिना कपड़ों के लेट हुआ था। सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त है। फौजी की पत्नी अपनी बेटी के साथ छत पर सोई हुई थी मच्छरदानी लगाकर, और जब सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त था तो फौजी की पत्नी नीचे उतार के आई है। और जब आई है तो वो बैठा हुआ है, आसन लगा है, बैठा था, इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि भौजी बहुत इंतजार कराया, पूरी रात ऐसे ही निकाल जाती है, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। उसे पकड़ता है
और पकाने के बाद उसे सीधा बेड पे डाल देता है। और जब बेड पे डालता है, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे महिला ने कहा कि जो भी होगा पैसे देने के बाद होगा, तुमने जो उधार लिया वो पैसे जितनी जल्दी हो सके वो पैसे वापस करो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। वो इसी बात पे उसको प्यार से एक थप्पड़ मार देता है। जब हल्का सा प्यार से थप्पड़ मारता है, ये बात कहती है कि तुम्हें थप्पड़ करने की बिल्कुल जरूर नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। और जब वो उसकी ऊपर लेटने की, उसकी ऊपर गिरने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे महिला ने अरुण दीक्षित को एक जोर की लात मेरी और जैसे भी दोस्त की लात मारती है, उसका थोड़ा हल्का था, वो लगभग 5-6 फुट दूर जाकर गिर जाता है, बेड से नीचे गिर जाता है। और ये बात उसे इतनी ज्यादा खराब लगती है कि पास में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था, उसे हथौड़ा के उठाता है और एक के बाद एक 2 हथौड़े उसे फौजी की पत्नी को मार देता है। वो उसके सर में पूरी तरह से गिर जाते हैं। और तभी उसकी नज़र पहुंचती है दरवाजे के पास में लड़का खड़ा हुआ था, छोटा वाला जो बेटा था वो खड़ा हुआ था। वो बेटा ना चीखता है ना चिल्लाता है, और इस दृश्य को देखने के बाद सीधा भागकर कमरे के अंदर जाता है। और कमरे के अंदर जाने के बाद वो उल्टा ही बेड पर लेट जाता है। अब यहाँ से अरुण दीक्षित उसे हथौड़े को उठाता है। उसे कमरे में जाकर देखा है तो वो बच्चा जो था, जिसकी उम्र भी 10 से 12 साल भी नहीं थी, ठीक से वो औंध मुंह लेट हुआ है और एक जोर के साथ उसको हथौड़ा मारा जाता है। एक ही हथौड़े में वो बच्चा भी मार जाता है, लेकिन पास में ही उसकी बहन भी लेती हुई थी। बहन ने जब यह देखा उसकी आँख खोल है, तो बहन ठीक से समझ भी नहीं कर रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। तुरंत एक और हथौड़ी मारा जाता है, थोड़ा मार डाइट है। यहाँ दोनों बहन भाई मार जाते हैं। वापस इस कमरे में आता है, जी कमरे में फौजी की पत्नी लेती हुई है, तो सिसक रही थी जिंदगी के लिए, शायद भीख मांग रही थी। उसे लगता है कि इसका जीवित रहना आप सही नहीं है। एक और हथौड़ा मारा जाता है पूरी ताकत के साथ और उसकी फौजी की पत्नी की मौत हो जाती है। खून की फव्वारा से चलने लगता है, इधर उधर चारों तरफ ब्लू फैल जाता है। और उसके बाद वो कच्चे में ही अपना आसन लगाकर बैठ जाता है, यह सोने के लिए कि यहाँ जो आया था उसने क्या क्या गलतियां की है। जीन्स बैग सके ताकि पुलिस उसको पड़ा ना सके। लगभग 1 घंटे तक वो विचार करता है, आसन में बैठा होता है और सोचता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हुई है। तो इसी बीच में जीने की तरफ से जहाँ सीढ़ियां थी, क्योंकि बेटी जो है 17 साल की, वो छत पे सोई हुई थी और उसके आने की जब आवाज आई तभी वो खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद हथौड़ा फिर से उठाता है और हथौड़ी उठाने के बाद सीधा पहुंच जाता है जीने की तरफ, यानी कि सीढ़ियों की तरफ। वो लड़की जैसे उतार रही है, उसे लड़की के उसके हाथ ने देखा हथौड़ा है, तो वह लड़की जैसे ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। तुरंत ही उसको वो पकड़ लेट है, खींच लेट है। और जब खींचना की कोशिश कर रहा था तो उसे लड़की की जो लगी होती है, उसने पहनी हुई थी, वो आधे से ज्यादा उतार जाती है, यानी कि उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तब उसने जाकर उसको पूरी ताकत से पड़ा और जीने से पीछे खींच लेट है और एक हथौड़ा बहुत तेजी के साथ जिसके सर में मारता है, तो वो हाथ थोड़ा उसके सर में गिर जाता है। और उसे 17 साल की लड़की को देख के उसकी कामुकता जग जाती है। उसके साथ वो संबंध बनाने के लिए वो कोशिश में था, हालांकि लड़की को पहले भी देख चुका था। लड़की अब चखने चिल्लाने की स्थिति में थी ही नहीं, उसके सर में वो हथौड़ा पूरी तरह से गड़ा हुआ था। वो सिसक रही थी, तड़प रही थी। उसने उसके शरीर के एक एक कपड़े को उतारा और उतारने के बाद उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक संबंध बनाने के बाद इत्मीनान से वो यहाँ से उठाता है
और उठने के बाद एटीएम कार्ड लेट है। लड़की ने जो जेवर पहने थे, जो रात पहने हुए थे, माँ ने जो ज्वेलरी पहने हुई थी, या उससे आसपास में कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जिसको ले जाने के बाद वो कभी पड़ा नहीं जाएगा। और यहाँ से जाते जाते ताला रखा हुआ था, बाहर ताला लगाकर निकाल जाता है। दो ऐसे दोस्तों के संपर्क में आता है, उनसे कहता है कि एक एटीएम है, उससे पी कोरपी लिखा हुआ है, पैसे निकाल कर दे तो बहुत ही जरूर है। वहां से पैसे निकलता है, जिसको ज्वेलरी भेजता है उसे ज्वेलरी बेचे वाले से भी वो आधे पैसे उसे देता है, आधे पैसे खुद रखना है। कोई ना कोई बहन करके ये दोनों कम करता है। और उसके बाद फिर कभी अयोध्या तो कभी तेलंगाना, कभी लुधियाना, कभी दिल्ली, कभी कहानी जा रहा था। पुलिस वालों ने जब इसकी घर की, इसकी कमरे की तलाशी ली तो वहां से एक पेटी लगभग इतने सारे कंडोम के पैकेट मिले थे। इसके साथ ही होम्योपैथिक की दवाइयां मिली थी। और इसी बीच में जब शुरुआत में फौजी की पत्नी से मुलाकात करने वाली बात करता है तो बताता है, खतने वाली बात बताता है, वो जाति से ब्राह्मण जरूर था लेकिन उसने खतना कराई हुई थी। पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने खतना क्यों कराई थी, तो वो कहता है कि प्रेस करने में जो वक्त ज्यादा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यह सब कराया था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो किया, गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भी भेजो। और ये 2015 की घटना होती है, 2023 फिलहाल चल रहा है। इस घटना के मामले में भी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन जी दिन यानी कि 6 जून 2016 को गोरखपुर के एसपी होते हैं अनंत देव तिवारी जब इस घटनाक्रम का खुलासा कर रहे थे और साथ में उनकी टीम होती है कैंट के सीईओ अभय मिश्रा, और उनकी टीम में जो शानदार काम किया था तो एसपिन की तारीफ करते नहीं था ठाकरे थे, क्योंकि अभय मिश्रा और उनकी टीम ने वाकई बहुत ही शानदार तरीके से इसके सुलझाया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो अधिकारी होते हैं, जो लखनऊ में बैठने हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि हम इनको 50,000 के नाम से सम्मानित भी करेंगे। तो इस कैसे को जब ये घटनाक्रम लोगों के सामने आता है, जो सच सामने आता है, तो लोगों ने तो खैर यकीन हो ही नहीं रहा, क्योंकि इतना भयंकर इतना ही होता। और फौजी भी इस बात को लेकर यकीन नहीं कर रहा था। उसे आज भी अपनी पत्नी पर ऐसा भरोसा है कि उसकी पत्नी ने ऐसा कम नहीं किया होगा, उसकी पत्नी का किसी से कोई अवैध संबंध नहीं रहेंगे। उसको पुलिस पर भरोसा नहीं है कि जो पुलिस ने खुलासा किया है वो पूर्ण रूप से सत्य है। लेकिन पुलिस का दावा है, पुलिस ने कहा कि ऐसा कैसे, जिन लोगों ने खुलासा किया है, खासकर जो को साहब है, अभय मिश्रा को कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा ही निष्क्राइम कभी देखा ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सोनी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।